पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी वो पाकिस्तान जहां आतंक पनपता है, वो पाकिस्तान जहां पर आतंक के आका बसते हैं, वो पाकिस्तान जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, वो पाकिस्तान जिसे एक सेना चलाती है, ऐसे पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। जिहादियों के मिट्टी में मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंक के खात्मे का महासंकल्प ले लिया है। पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि मासूमों और निहत्तों को मारने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। इसकी कल्पना इन्होंने नहीं की होगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही है। हर भारतीय के सीने में बदले की आग भभक रही है। हर देशवासी की आंखों में लहू उतर आया है। आतंकवाद के खात्मे के लिए हर हिंदुस्तानी ने सिर पर कफन बांध दिया है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। जिसने कश्मीर का अमन और चैन छीना, जिसने बेगुनाहों बेकसूरों को मौत के घाट उतारा, जिसने बर्फीली वादियों को खून से रंग दिया, जिसने मजहब पूछकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, अब उसका इंतकाम लिया जाना है। अब उन जिहादियों को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। कराची से लेकर लाहौर थरथरा रहा है। इस्लामाबाद से लेकर पेशावर में तबाही का सायरन बज उठा है। हाफिज सईद के गुर्गे बिलों में छिपने लगे हैं। आसिम मुनीर और उसके भेड़िए मौत के डर से छटपटा रहे हैं। शहबाज शरीफ बार बार माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों ने रौद्र रूप ले लिया है। सेना ने हर मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक भूचाल आने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सर्वनाश शुरू हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान किसी भी समय इतिहास के पन्नों से मिटने वाला है, क्योंकि आतंकिस्तान मिट्टी में मिलने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है। ये पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है और 140 करोड़ भारतीय पीएम मोदी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस कायराना हरकत के पीछे कोई और नहीं,
पाकिस्तानी सेना का मुखिया असीम मुनीर है। इस बात का खुलासा एक पूर्व पाक सैनिक ने किया है। उसने साफ बताया कि किस तरीके से असीम मुनीर के कहने पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि भारत इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वहाँ अपनी राजनीति, देखिए यहाँ राजनीति और सेना अलग अलग है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में राजनीति और सेना एक है और सेना की अपनी एक राजनीति है। असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक हथकंडा अपनाता है, लेकिन वो कितना भारी पड़ेगा ये अब आने वाला समय बताएगा। ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक लगातार जारी थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो मीटिंग खत्म होने के बाद की है। सर्वदलीय बैठक का बुलाया जाना, इससे पहले सीसीएस की बैठक, सीसीएस की बैठक में कुछ अहम निर्णय, राष्ट्रपति को जानकारियां देना, सर्वदलीय बैठक का बुलाया जाना, प्रधानमंत्री का खुले मंच से बिहार से कहना कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी, आतंक की आखिरी ज़मीन तक वो ख़त्म किया जाएगा। ये इस ओर संकेत देते हैं कि भारत बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। विंग कमांडर आलोक सहाय आपको ब्रेक से पहले भी कुछ जानकारियां दे चुके हैं। कल भी हम उनसे बात करते रहे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस तरह के मिशंस का हिस्सा रहे हैं, तो वो जानते हैं कि कितने तौर तरीके सेना के पास होते हैं। उस पहलू से वो इसकी जानकारी लगातार हमको दे रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में विट्ठल चौधरी जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। विट्ठल जी से जानने का प्रयास करेंगे कश्मीर की स्थितियों के विषय में, और क्योंकि जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ के हालात, पीओके के हालात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हम उनके बारे में सिर्फ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खबरों के माध्यम से पता लगता है, तो हकीकत थोड़ी सामने आती है जब हम ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हैं। विंग कमांडर सहाय, अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो ये हाफिज़ सईद की तस्वीरें चल रही हैं, फिर सैफुल्ला का नाम आ गया, ज़कीउर रहमान लखवी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बड़ा जिक्र होता रहा। और मैं उसी जगह पर जहां हम पहले बात कर रहे थे कि असीम मुनीर खुद डरा हुआ होगा, वो पाकिस्तान की सुरक्षा बाद में करेगा, पहले अपनी निजी सुरक्षा करेगा, और अपनी निजी सुरक्षा के लिए उसको सबसे बड़ा खतरा सेना के उन अन्य लोगों से होगा जो अभी फिलहाल कुर्सी की लड़ाई में उसके खिलाफ हैं या आपस में इनकी टसल चल रही है। पाकिस्तान के इन जो हालात हैं अभी वर्तमान सेना के, उसको आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तानी सेना की क्या हालत पाते हैं आप अगर युद्ध की स्थितियां हैं तो? के पास जो साजो सामान है, जो संख्याएं हैं साजो सामान की, उसमें वो हमारी बराबरी पे नहीं है, हमसे काफी कमजोर है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तानी जनरल्स भी जानते हैं कि अगर खुले रूप से युद्ध हो जाएगा तो उनकी बहुत बुरी तरह से किरकिरी होगी और ज्यादा नुकसान उनका होगा, ये वो भी जानते हैं। भले ही वो पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जनता के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब वहां पर जो आर्मी है वो उसका एग्जिस्टेंस इसी बात पर टिका हुआ है कि वहां के लोगों में यह दहशत फैलाई जाए कि अगर वो आर्मी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान उसको आके निगल लेगा। तो आर्मी का पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो इसी डर पे टिका हुआ है, और उसके साथ में ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। जगह जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं।
राहुल जी खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं खड़गे साहब? देखिए, यहाँ सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और यही तरीका होता है। विपक्ष पूरी तरह से जो भी कार्यवाही सरकार करती है उसके साथ में है और सबने मिलकर इसकी घोर निंदा की है, कड़ी निंदा की है। यानी विपक्ष फुल सपोर्ट के साथ खड़ा है। हालांकि सिक्योरिटी लैब्स, ये सब वो सब, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी मैंने खुद इस पर एक बात रखी है, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर, हद दर्जे की मूर्खता है। आंतरिक राजनीति और युद्ध की स्थिति, इसमें फ़र्क करना सीखिए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भी इससे बचिए। आप देखते हैं कि आंतरिक राजनीति के चक्कर में वो आईटी सेल का कीड़ा इतना दिमाग में घुसा हुआ है कि विपक्षी कार्यकर्ता बनकर कुछ भी और किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको लेकर लोग जो हैं खूब वायरल किए जा रहे हैं, खूब चला रहे हैं। अरे युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, आपको अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझना चाहिए। यहाँ पर विपक्ष के सारे नेता साथ में खड़े हुए हैं और पूरी तरह से सरकार के हर कदम का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हो गया है उन लोगों को जो इस तरह की चीज़ों को वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं? इस पर इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ कड़ी कार्रवाई भी हो तो भी उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं विठल जी आपके पास आता हूँ। सहाय सर, आपकी बात को आप पूरा करें। और असीम मुनीर की हम बात कर रहे थे। असीम मुनीर की अपनी जो आंतरिक परेशानियां हैं वो भी कम नहीं थी। ये इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर गया वो? देखिए, क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और इस तरह का रिलीजियस फर्वर देख करके जो 2 दिन पहले उन्होंने जो पूरा अपना बयान दिया था, वो सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, वो वहां की राजनीति में और अपने एक्सटेंशन चाहते हैं अपने टेन्योर का। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे कि वो एक जो बिल्कुल निरीह सा आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो कई जगह जोकर जैसी हरकतें करता है विदेश में भी जाकर के, उसको एक दिन हटा करके ये मुनीर साहब शायद राष्ट्रपति बन जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। तो हाँ, रहेंगे तो जरूर बन जाएंगे। जनरल मुनीर है, रहे तो जरूर बनेंगे। हाँ, जनरल मुनीर का जो ये कदम है ना, ये बड़ा सोचा समझा कदम है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। और डॉक्टर प्रवीण, मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को कि पाकिस्तान की डे टू डे पूरे ब्रांचेस में हर एक एक्टिविटी में सेना का कितना दखल है, कितना उनका पावर है, इसको इस बात से समझा जाए कि क्या हम ये जानते हैं कि उनके जो ऑफिसर्स का प्रमोशन होता है, उस एक खास लेवल के बाद प्रमोशन के साथ साथ उनको जमीन अलॉट किया जाता है। वो जमीन प्रमोशन के साथ जमीनें दी जाती हैं। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जमींदार हैं, जितने बड़े जनरल्स हैं, वो हर एक 2-3 प्रमोशन, 4 प्रमोशन पे 5-5 एकड़ जमीन ले लेके वो बड़े बड़े जमीनों के मालिक बने हुए हैं। तो पाकिस्तान की दखलंदाजी पाकिस्तान के हर क्षेत्र में है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि हर एक क्षेत्र में है। और उसका कारण यह है कि पाकिस्तान में गरीबी है, इलिटरेसी है, वहां की जनता में प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उस राज्य की स्थापना ही धर्म के आधार पर हुई थी। और जब आप धर्म के आधार पे विभिन्न चीजों को चलाने लगेंगे, कट्टरपंथ का मट्ठा जहां पड़ा वहां जड़ें सूख गई। कट्टरपंथ से ही देश पैदा हुआ। यहां भी जहां जहां कट्टरपंथ है ना, वो परेशानी का सबब है और भारत के पिछड़ेपन का भी सबब है। तो कट्टरपंथ पे तो लगाम लगनी चाहिए। लेकिन विठल जी, अभी एक आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना तो उन्होंने कहा कश्मीर में शांति बनी रहनी चाहिए। मैं हमेशा, मेरे जहन में जब भी कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट होता है, कश्मीर को जानने वाला होता है, तो मन में यही सवाल आता है कि बिना लोकल सपोर्ट के, बिना वहाँ की जहनियत के, वहाँ की जहनियत क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हम इलेक्शन के समय भी बात कर रहे थे और हमने घाटी का फ़र्क और जम्मू का फ़र्क देखा हमने कि कितना फ़र्क, राजनीति का भी फ़र्क देखने को मिलता है। ये जो हालात हैं, तो मैं पीओके की बात तो बाद में है, ये जो आंतरिक हालात हमारी तरफ जो कश्मीर है या जिस पर हम मानते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस कश्मीर की स्थिति बताइए इस हालात में कि आपको लगता है कि वहाँ पर कंट्रोल के लिए कोई ड्राइव चलानी पड़ेगी? देखिए प्रवीण जी, एक चीज़ को हमें समझना होगा कि कश्मीर की जो राजनीतिक हालात है वो 1990-1986 के बाद वो बदली नहीं है। अभी भी जो एमपी वहाँ पे चुना गया है, आगा सैयद रोहिल्ला,
आगा सईद रोहिल्ला का आपने अगर बयान कुछ दिनों पहले सुना होगा तो उन्होंने इन्हीं टूरिस्टों को कल्चरल इन्वेडर्स बोला था। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आगा सईद रोहिल्ला इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन जब हिंदुस्तानियों को जो ही कश्मीर में टूरिज्म में आते हैं, इकॉनमी को बढ़ावा देते हैं, जब उनको वो कल्चरल इन्वेडर बोलता है और उन्हीं टूरिस्टों पे भी हमला हुआ है, वही टूरिस्ट मारे गए हैं। तो जितना जिम्मेवार पाकिस्तान है, जितना जिम्मेवार वो आतंकवादी है, मेरा मानना है और हमारा ये मानना है कि आगा सैयद रोहिल्ला पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज उसने वहाँ पे एक हिसाब से एक इंस्टिगेट किया है इस एक्ट को। और मैंने और हमारे कश्मीरी एक्टिविस्ट ने उनके खिलाफ वी हैव फाइल है पुलिस कंप्लेंट ऑल्सो। हम कोर्ट में भी बहुत जल्दी उनके खिलाफ केस करेंगे। बट सवाल ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस आज जिनके साथ मीटिंग हो रही थी, क्या वो पार्लियामेंटेरियन जो छोटी छोटी बातों में प्रिविलेज नोटिस लाते हैं, आगा सैयद रोहिल्ला के अगेंस्ट क्यों नहीं प्रिविलेज नोटिस लाते हैं? 28 हिंदुस्तानी मारे गए हैं, 28 भारतीय नागरिकों को मारा गया और पूरे जितने भी लोग कश्मीर जाते हैं उनको कल्चरल इन्वेडर बोला गया। और ये दर्शाता है कि कश्मीर की मानसिकता, कश्मीर की मेजॉरिटी की मानसिकता भारतीयों को लेकर, हिंदुओं को लेकर क्या। देखिए, मैं स्पष्ट रूप में मैं कश्मीरी हिंदू हूं, मेरे कारण मैं आज दिल्ली में हूं, तो उसका कारण ये है कि वहां की उसी मानसिकता, उसी आतंकवाद, उसी गज़वाए हिंद की मानसिकता, उसी शरिया को, उसी निज़ाम मुस्तफ़ा को एस्टैब्लिश करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे जाति विध्वंस, वहां पे जेनोसाइड हुआ। उसका कारण, मुख्य मूल कारण है उस चीज़ का, तभी आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। आज कश्मीर अगर वो कारण, वो मानसिकता नहीं होती तो आज टेररिस्ट अटैक भी नहीं होते। मेजॉरिटी वहाँ की मानते हैं, मैं आपकी बात ये मानता हूँ कि सारे कश्मीरी आतंकवादी नहीं होते, मैं ये भी मानता हूं कि सारे कश्मीरियों ने बंदूक भी नहीं उठाई, लेकिन जब वो हजूम बुरनवानी के लिए 10 लाख लोग जब निकलते थे, टेररिस्ट मरने के बाद लाखों लोग पथराव करने के लिए निकलते थे, आपने क्या कल देखा? 10 लाख लोग कश्मीर में, लाखों लोग बाहर निकले। नहीं, कुछ लोगों ने कैंडल मार्च किया, उन कैंडल मार्च की आप अगर आप उनका वक्तव्य भी सुनेंगे, वो बोल रहे हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारा टूरिज्म बंद हो जाएगा। मानसिकता है कि हमको उन्होंने एग्जैक्टली हम उनकी इकोनॉमी को फॉर्डर देते हैं, हम ट्रैवल इकोनॉमी को, टूरिस्ट इकोनॉमी को वहाँ बढ़ावा देते हैं और उनको वो डर है कि यहाँ टूरिस्ट आने बंद हो गए तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई क्या हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए प्रेम है? ये नहीं है। उनको अंदर से दुख है। जितना हम कश्मीर को जानते हैं, जितना हम कश्मीरी मेजॉरिटी को, मुसलमान को जानते हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है, वो उनको अपना लेना देना। दे आर अ वेरी डिसेप्टिव पीपल। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, ये आर्ट ऑफ डिसेप्शन अगर सीखना है आपको तो वहां की मेजॉरिटी से। इनको जब कब्जा करना था, इन्होंने भगा दिया आप लोगों को, कत्लेआम कर दिया, नरसंहार कर दिया। अभी क्या करोगे? इनको कैसे हटाओगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको ये मानना, हमारी सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और चारा नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हुआ और भारत में जो हो रहा है वो जिहाद की प्रक्रिया है। दैट इज नॉट वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर बाइनरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं विट्ठल भाई आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। बल्कि इनफैक्ट बात पाकिस्तानी आतंकियों की नहीं, इस देश के अंदर आतंकी बैठे हुए हैं, कोने कोने में बैठे हैं। दिल्ली में मिल जाएंगे उस्मान, और दिल्ली में कौन था? सरोजनी नगर, पहाड़गंज में करने वाले कौन स्लीपर सेल है? बिल्कुल। मुंबई में करने वाले, इनका सपोर्ट, ये तहव्वुर राणा से पता लगे, सपोर्ट सिस्टम इतना बड़ा निकलेगा कि बस्ती की बस्ती निकल आएगी। है समस्या का विषय। करेंगे क्या आपको लगता है, क्या ड्राइव चलाएंगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो जितने भी इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं और जितने लोग इनके साथ, पहले आपको उस एपरेटस को आपको ब्रेक करने, इंटरनल एपरेटस को ब्रेक करने की जरूरत है। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज मोस्ट। हम ये मानते हैं कि कैंसर का इलाज आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही कर सकते हैं। कैंसर का इलाज आप सिट्रिजिन दे के नहीं कर सकते। वो जुकाम होगा, आपको कुछ दिनों के लिए तो फायदा मिलेगा उससे, आपको हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ जाए तो आप उससे फाइट करेंगे, बट कैंसर के लिए आपको रेडियोथेरेपी और कीमो, आउट एंड आउट एक्शन की जरूरत है। और ऐसा नहीं हमारी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है, और इंटेलिजेंस एक्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग एंड हु इज डूइंग दैट। और इंपॉर्टेंट ये भी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कंटेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वो जेनोसाइड था। उसको मान्यता देनी पड़ेगी जेनोसाइड, क्योंकि आप जब मान्यता देंगे ना किसी को कि ये जाति विध्वंस है, ये जेनोसाइड है, तो आप उसके मूल कारणों को भी आप मान्यता देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी ऑस्ट्रिच सिंड्रोम है, हम शत्रुमुख की तरह रेत में सर दे के बैठे हैं कि ये खतरा है। ये खतरा इतना फैल गया है, जब हमारे बुजुर्गों ने जब कश्मीर से निकले, हम देशव्यापी हमने आंदोलन किए, हमने लोगों को चेताया कि जो कश्मीर में हुआ है एक एक्सपेरिमेंट है और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। भारत के अंदर पाकिस्तान उन्होंने क्रिएट कर दिया है कश्मीर में, और उसको रेप्लिकेट पूरे भारत में किया जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि कश्मीर की प्रॉब्लम को आप इंडिया पाकिस्तान की बाइनरी नहीं, ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बाइनरी से आप देखिए। ये सुंदर लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता में जिसके पास वोट की ताकत है वो इस देश का उतना ही मजबूत नागरिक है। और इस वोट की ताकत ने
और उसमें जो भेद सोच का है उसने गड़बड़ पैदा कर दी। ये जो वोट की ताकत है, ये वोट की ताकत तब तो ठीक है जब अपने देश को देश मानते हो, लेकिन आप किसी एक कौम को देश मानकर चलते हो या आपकी सोच में दूसरी किसी कौम की इज्जत नहीं है तो आप भी आतंकी हो। इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी सुन रहा हो इस बात को, ये उसके लिए, ये बात हिंदू की मुसलमान की नहीं है, किसी धर्म मजहब की नहीं है। धर्म का अनुपालन करना ये तो इस देश की खूबसूरती है। सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, हिंदू हो, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस देश को देश नहीं मानते हो ना दिल से, तो उतने ही बड़े आतंकी हो जितने बड़े आतंकी वहां पहलगाम में मिले हैं, 26/11 में मिले हैं, या असीम मुनीर जैसे लोग पाल रहे हैं, या दुनिया में कहीं भी इस्लामिक आतंक के नाम पर पाले जा रहे हैं। और ये मैं युवाओं से खासतौर पर कहना चाहता हूं, आपके दिमाग में कचरा भरा जाता है। अभी पीओके और भारत के कश्मीर का फर्क देख रहे हो आप, कितना फर्क है डेवलपमेंट का, वहां के लोग जानते हैं। आप फर्क देख रहे हो पाकिस्तान और भारत का, कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना फर्क। आज क्या हालत है पाकिस्तान की, वही जिंदगी जीनी पड़ेगी अगर इस कट्टरपंथी सोच के साथ चले तो। इसीलिए ये जो अंदर की सफाई है ये भी बहुत जरूरी है। और विंग कमांडर सहाय, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी सर्वदलीय बैठक के बाद जो बात कह रहे हैं, उनका इशारा यही है कि कश्मीर में शांति बनी रहे। ये बात सही है, देश के किसी भी हिस्से में शांति बनी रहे, लेकिन चाहे वो मणिपुर आता है, कश्मीर आता है, ये जो आंतरिक हिंसा है, मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा चटकारे लेकर इस पर बात की जाए। उनके पास बात करने को यही है कि छत्तीसगढ़ में होता है, मणिपुर में होता है, यहां होता है, वो इसका मजा लेते हैं बहुत। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहां होता है, करने वाले हमारे घर में बैठे हुए हैं, क्या करें। देखिए डॉक्टर प्रवीण, मैं विट्ठल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं उसका आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप विश्व में कहीं भी देखिए, जहां भी इस कौम की आबादी 40-50% हो गई है, क्या वहां पर दूसरे धर्मों को स्वतंत्रता मिली हुई है बराबर की? ये डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, सहनशीलता और भाईचारा, ये सब तभी तक बांग्लादेश में 30-40% से क्या 2-4% पर आकर रह गए, उनकी भी जान आफत में कर रखी है जी। तो ये जो है, ये एक जिहादी प्रक्रिया है जो चल रहा है बहुत ही सुनियोजित ढंग से। और जहां जहां आप देखिए, हमको बारी बारी से विभिन्न जगहों से भगाया जा रहा है। कश्मीर में भगाया गया, अब बंगाल से भाग रहे हैं लोग, इसी तरह और भी क्षेत्रों से भागेंगे। लेकिन इनसे कैसे निपटना है, जो आपने कहा था, वो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सामने उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण योगी जी ने दे दिया है। वो हमारे सामने है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, बशर्ते कि हम अब इधर उधर के लाव लपेट में ना आए। विट्ठल जी ने जैसी बात कही, हमको ये क्लियरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक जिहादी मानसिकता है और उसको ब्रूटल तरीके से दबाना पड़ेगा। इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड पर अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो हम 10 जिहादी मारेंगे, ये 20 जिहादी पैदा होगा। ये जो मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे मदरसे और मस्जिदों पर मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जहां पर किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, ने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट हो करके भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सब ने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया, उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई, इसका भी बताया। और जो जगह जहाँ घटना हुई, उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई, उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए,
इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। किरण जी एक बार इंग्लिश में फटाफट। तो किरण रिजिजू जानकारी दे रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद में उन्होंने एक स्पष्ट लाइन में कह दिया। मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि आपको सोच रहे हो कि ये होने वाला है वो होने वाला है, कोई आपको रणनीति बता देगा, आपको ये पता होगा कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, युद्ध हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये सब बातें चल रही, करते रहिए, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने अपना डिसीजन लिया, कड़ा है, कल्पना से परे सजा दी जाएगी। दूसरी बात, सेना जो कुछ करती है वो सेना की अपनी प्लानिंग और अपनी तैयारी होती है। जिस विंग को, जिस टीम को जो कार्य सौंपा जाएगा वो दूसरी टीम को भी नहीं पता होगा, इसलिए इसमें कितनी चकल्लस आप सोशल मीडिया पर करते रहिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बहुत साफ है, जल्द कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष के सभी नेताओं ने पूरी तरह से अपना समर्थन सरकार के साथ जताया है, साफ कह दिया है जो भी कार्रवाई की जाएगी हम साथ में हैं। दूसरी बात यह है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। वो कड़ी कार्रवाई क्या होगी, वो काम सरकार का है, सरकार डिसीजन लेगी। इम्प्लीमेंटेशन सेना को करना है या कोई और तरीके हैं, वो आने वाला समय आपको बताएगा। वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल भी जारी है। भारतीय वायुसेना के टॉप गन पायलट युद्धाभ्यास में शामिल हैं। युद्ध की तैयारी के लिए वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास को आक्रमण का नाम दिया है। वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया है। राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना का यह अभ्यास चल रहा है। और जब विंग कमांडर आलोक साय मेरे साथ बैठे हुए हैं तो उनसे अच्छा कौन हो सकता है जो इस तरह की तैयारी के बारे में बताए। ये क्या है साय सर? ये देखिए क्या है कि एक कहावत है हमारे यहाँ फौज में, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये प्रैक्टिस पहले से ही की जाती है। अभी सिमुलेटेड टारगेट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे मिसाइल्स, जो मिराजेस की जो स्क्वाड्रन है वहां पे। ये बालाकोट स्ट्राइक के पहले भी हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक के पहले भी हुआ था तब ये, लेकिन खबरें लीक नहीं हुई थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे खबर लीक हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वहां पर ये ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है। और ये बहुत पिछले बार बहुत ही गुप्त। मैं आपसे इस पर एक बात करना भी चाह रहा था, ये बात आप पूरी करिएगा, लेकिन मैं बीच में रोककर एक बात ऐड करना चाहता हूं। कई लोग, और मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, कि कई लोग इस बात का एग्जाम्पल रखते हैं कि 26/11 का हमला हुआ, उसमें मीडिया ने कई सारे प्लान लीक कर दिए। मैं कह रहा हूं हम चाहे जितनी चकल्लस कर लें, हम चाहे जितनी बातें, ये मैं लगातार कह रहा हूं, हम चाहे जितनी बातें कर लें, हम अपने अपने अनुभव से, लोगों का गुस्सा है, सेंटिमेंट से, मीडिया में होने के नाते एक शो करता हूं, मैं जानता हूं अलग अलग विषयों पर करता हूं। अभी ये विषय चल रहा है, हर जगह बगीचे में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पान की दुकान पे चले जाएं, अभी लोग बात कर रहे होंगे क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। लिहाजा इस पर एक्सपर्ट्स के साथ बात करके अलग अलग पहलुओं को जाना जाता है। ये जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग कोई नहीं समझ पाएगा। मतलब हमसे, आपसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस वाले सोचते रहेंगे, और उससे आगे निकलकर अगर योजना बन रही है तो योजना मजबूत बन रही है और जाहिर तौर पर बन रही होगी। खैर, आपने भी बात ठीक कही है कि ये खबरें कहां से आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या चाह रही है सरकार,
क्या है प्लानिंग, ये किसी को नहीं पता। जी प्रवीण जी, होता यह है कि ये कभी कभी डेलिबरेटली लीक की जाती हैं ये सब चीजें। ये सब डिसेप्शन का भी एक तरीका होता है। मैं इस पर अब ज्यादा नहीं बोलना हाँ, चाहूंगा। मैं वही कहना चाह रहा डिसेप्शन का भी एक तरीका होता है। मैंने जी। थोड़ा लंबे और में बोला, देखिए, आपने एक शब्द में बोल दिया उसको। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, जैसे हमारे पास लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर है। वो पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान के आखिरी छोर तक, अफगानिस्तान सीमा तक का एरिया वो कवर करता है। तो हमको अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और हाइपरसोनिक मिसाइल है तो इसका मतलब कि वो कंटेस्टेड एयर स्पेस में आसानी से घुस सकता है और टारगेट को हिट कर सकता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। वो कोई भी एयर डिफेंस को भेद सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड 8 से 10 मैक की है, साउंड की गति से 8 से 10 गुना ज्यादा। और इसका और सिर्फ परीक्षण ही नहीं हो चुका है, ये हमारी सेना में शामिल हो चुका है। डीआरडीओ ने इसका आविष्कार किया था। इसके डीआरडीओ के साइंटिस्टों का ये परिणाम है, उनके मेहनत का। तो ये पाकिस्तान जानता है और इसीलिए पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान के एक अंदर खबर आ किसी रही भी है टारगेट विंग को कमांडर ध्वस्त कर साहब सकता है। कि 20 स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया गया है, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं भारत की सीमा से। ये पाकिस्तान की तैयारियां हैं। तो पाकिस्तान की तैयारियां क्या पीओके के इन कैंप्स को बचाने की रहेगी? यदि ऐसा कोई हमला होता है तो वो इस सोच के साथ चल रहा है। देखिए प्रवीण जी, होगा क्या कि अगर हमारे तरफ से कोई एयरक्राफ्ट इंट्रूड करेगा उनके एयर स्पेस में घुसेगा, तो वो एयर स्पेस का वायलेशन मान करके पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन जरूर करेगा, अगर ऐसा होता है तो। जैसा कि बालाकोट के समय में भी हुआ था। बालाकोट जब हमने स्ट्राइक किया तो दूसरे दिन उनके भी जहाज हमारे अंदर आए, जिसको चेज करके अभिनंदन घुस के और उन्होंने F-16 को मार के गिराया। भले ही वो उनका जहाज गिर गया और वो कैप्चर हुए, तो वो जरूर पाकिस्तान करेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एयर स्ट्राइक में इसकी पूरी संभावना है कि ये लड़ाई एस्केलेट कभी भी हो सकती है और फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकती है। तो अपने देश को इस चीज के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा कि भले ही इसका रिपरकशन, कोई भी इसका परिणाम हो, हम घुस करके मारेंगे और उनके नेतृत्व को मारेंगे। जब तक हम उनके जनरल्स को, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को, आईएसआई के अधिकारी को, उनके सेंटर्स को नहीं हिट करेंगे, तब तक यह काम नहीं बनने वाला है। तो टू प्रोंग्ड अटैक हमारा होना चाहिए। एक तो स्ट्राइक टू दीज कैंप्स एंड दीज लीडरशिप, और नंबर 2 स्ट्राइक टू द ब्रीडिंग ग्राउंड्स विद इन द कंट्री। ठीक, ये ब्रीडिंग ग्राउंड को हम जब तक बंद नहीं करेंगे, ये हम इससे कभी भी निपट नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं निपट सकते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड्स को बहुत ब्रूटली मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इंटेलिजेंस की लड़ाई तो जो है वो हमेशा चलती रहती है। और आईएसआई किस तरह से आतंकी, और आपने वो कोट भी किया है अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है कि हमास की तरह ही आईएसआई की एक्टिविटीज रही हैं और हमास पर जैसे इजराइल ने कार्रवाई की, भारत को ठीक उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। खैर मैं इसको थोड़ा और समझूंगा, लेकिन विट्ठल जी मुझे ये बताइए आप कि अभी हम देखते हैं, एक तो कश्मीर की जब बात होती है तो कश्मीर पर थोड़ा सा इंटरनल वहाँ के सिनेरियो पर ये बात बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के लोकल्स का बहुत सपोर्ट नहीं होता। कई लोग जो हैं वो आतंकियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम ये बातें भी सुनते हैं कि पीओके जो है वो कश्मीर को देखकर अब भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। इनको सिर्फ बातों के स्तर पर आप देखते हैं या आपको लगता है कि ये एक वहाँ भी वही जहनियत भर दी गई होगी? क्योंकि यहाँ पर जब ये चुनौती आ रही है तो उस क्षेत्र में कितनी बड़ी होगी ये चुनौती? पहली बात तो तिवारी जी, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि खाली वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। 80% एरिया वो जम्मू का है और 20% एरिया कश्मीर का है। तो ये भी धारणा बहुत फैलाई गई है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही पर वहाँ हिंदू बच्चे कहाँ होंगे? मैं क्योंकि वो मीरपुर और की तरफ से जब वहाँ पे मैसेकर, तब बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है 1947 में वहाँ पे, जब जम्मू के हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया और मारा गया। और वो तो मूलतः वहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक जो मेजर सेक्शन है, आज वो पाकिस्तान से त्रास्त हो चुका है, वो परेशान हो चुका है उनके साथ। वो देखते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट को देख के और भारत का कश्मीर के लिए प्रेम देख के, कश्मीरियों के लिए प्रेम देख के, देखिए। और
ये मानते हुए भी कि भारत में जो इस्लामिक आतंकवाद परकुलेट हर जगह हुआ है वो कश्मीर से हुआ, उसके बाद भी भारतीयों ने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग सिरमौर माना है और उसको लेके चल रहे हैं। कोई ईगो बैटल नहीं है, क्योंकि हमें मानते हैं कि हमारी जगह है तो उसको डेवलप करेंगे, उनके लोगों को अच्छा करेंगे, चाहे वो पॉलिसी राइट या रॉन्ग हमारे लिए कितनी है उसका डिबेट नहीं है, बट उनको ये लगता है कि देखिए, और पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा इग्नोर किया। पाकिस्तान ने क्या POK एज अ ट्रॉफी उन्हें अपने लिए ट्रॉफी बना के रखी है। वहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा रोष है इसको लेके, और मुझे लगता है हमारे कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस भी उनके बीच में हमारा, आई वोंट गेट इनटू दैट, उस तरह के, तो वो भी वहाँ पे लोग देखते हैं। और इंटरना और कौन एक डेवलप स्टेबल नेशन के साथ नहीं रहना चाहता। देखिए कश्मीर में और पंजाब, पाकिस्तान खुद जो जितनी भी उसकी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान को अगर देखा जाए वो पंजाब सूबे की पॉलिटिक्स है, उनके जितने भी मेजर हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो पंजाब के थ्रू ही पाकिस्तान पर राज करते हैं। पाकिस्तान में अपने में इंटीरियर में भी गिलगित बल्किस्तान अलग लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ, कराची के सिंधी लोग अलग उनसे लड़ रहे हैं। और तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है कि मोर देन द डायरेक्ट वॉर वी शुड ट्राई फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जिस हिसाब से पाकिस्तान अभी टिका हुआ है और लगा रहेगा, वो हमेशा ये वॉर इनडायरेक्ट डायरेक्ट वॉर होती रहेगी। क्योंकि हम वी कैन नॉट गो, देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग न्यूक्लियर पावर्स वी कैन नॉट गो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर, वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जितना हमारा कोवर्टली हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान पे काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आप बात कर रहे थे कि ये मीडिया में लीक हो रही है और ये सब स्पेकुलेशंस हैं, देखिए एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा, दीज आर ऑल स्पेकुलेशन। सरकार क्या करेगी, वो सरकार चकल्लस, मैंने कह तो दिया है, चकल्लस है बिल्कुल। ये कोई भी कुछ भी बोल रहा है और अपने ड्राइंग रूम में कुछ भी सेट करके वो मीडिया में बोल रहा है कि वी कैन, ये जो भाई मैं एक बात बोल सकता हूं, मैं खुद इतने सालों से मीडिया में हूं, तो एक बात तो जिम्मेदारी से बोल सकता हूं, आपके सेंटिमेंट और मेरे सेंटिमेंट भी एक जैसे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना, आज सहाय साहब के, विट्ठल जी के सेंटिमेंट, आपके सेंटिमेंट, हम सब हैं तो अल्टीमेटली हिंदुस्तानी, हम एक जैसा सोचते हैं, सबको उतना ही बुरा लग रहा है, सब अपने गुस्से का इजहार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ, एक्शन लेना, तो घर का जो मुखिया होता है ना, उसको एक्शन लेने का अधिकार, ताकत भी उसके पास होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री के पास, हमारी सेनाओं के पास, प्रधानमंत्री के पास डिसीजन मेकिंग है, अपनी प्लानिंग की होगी, राष्ट्रपति को सूचित किया, लेकिन हमारी सेनाओं के पास वो शक्ति है कि वो हमारी रक्षा करें। ये जो हम सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं, आपने देखा कोई पूर्व सैनिक भी होता है, किसी सैनिक की शहादत होती है तो देश उसको कैसे सलाम करता है, ऐसा लगता है पूरे देश का कोई व्यक्ति गया है। तो ये सेना की इज्जत है, और इज्जत क्यों कमाई है सेना ने, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उस जोश में भरी रहती है, वो तो इंतजार कर रही है। अब विश्वास करिए, हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्लानिंग कुछ भी हो, ये सब स्पेकुलेशन, बिल्कुल ठीक कहा विट्ठल जी ने, और जो आलोक जी कहते हैं वो भी सही है कि कई चीजें गुप्त होती हैं, गुप्त मंत्रणाएं होती हैं, वो भी बात ठीक है। सेना को जो करना है वो सेना करेगी, लेकिन सेना कुछ करेगी पूरी जिम्मेदारी से करेगी, और आपके इस गुस्से का इजहार करेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा गुस्से में सेना है। सेना का काम ही यही है। बिल्कुल, सेना को अब भी, जिसको आप बदला लेना कहते हैं, दरअसल उसको न्याय दिलाना भी कहा जा सकता है, और वो सेना आपको न्याय दिलाएगी जो आतंकी हमला हुआ है। सहाय सर, अभी तक कई पहलुओं पर बात हुई है, लेकिन आपने एक हल्का सा इशारा किया था, मैंने फिर इंटेलिजेंस की बात कही। आपको याद होगा जब अभी हम जनरल चतुर्वेदी से बात कर रहे थे, तो हमने असीम मुनीर के डर की बात की थी, और आपने कहा भी था, एक आप एग्जाम्पल दे रहे थे, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, वो एजेंसीज का अपना अपना एक अलग पूरा नेटवर्क होता है, पाकिस्तान उसको कई बार मुद्दा बना चुका है। लेकिन असीम मुनीर को अपनी सेना में कितना खतरा है, उसकी कितनी पकड़ सेना पर है। दरअसल सेना का स्ट्रक्चर वहां पर ऐसा है कि सेना में विरोध चल रहा है, सेना में कई लोग हैं जो इस वक्त असीम मुनीर के साथ नहीं होंगे, और हो सकता है कि इस डिसीजन से पहलगाम में जो आतंकी हमला उसने करवाया उसके भी वो बेहद खिलाफ होंगे, और कितना ही डरेंगे उससे, है तो एक आदमी ही। देखिए, क्योंकि अब तक तो ये मुनीर साहब की गद्दी चली गई होती अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर थोड़े से भी मजबूत होते, वो दूसरे जनरल्स को साथ लेते और इनको सैक कर दिया होता इन्होंने। लेकिन मुश्किल ये है कि वहां का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो ऐसे आदमी के पास है जो बिल्कुल ही कमजोर है। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कैसे बात करते हैं, वो कैसे चलते हैं, किस तरह से, वो साफ दिखाई देता है कि मजबूर एक लाचार इंसान को बना दिया गया है, मोहरा बना करके वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। तो ऐसे हालात में अब जो विरोध की जो आवाज है वो सेना के अंदर से आएगी, तो क्या इतने बड़े रूप में आएगी कि वो जनरल को हटा के उसको हटा सके,
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देखिए सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को हटा करके शासन ले लेते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं कि नीचे का जनरल सेना प्रमुख को पलट दे या उसको कैद कर ले और फिर वो सेना प्रमुख बन जाए। इस तरह की घटना थोड़ी असंभव सी लगती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा प्रवीण जी, ये जो कश्मीर में लोग आकर के और आंसू बहा रहे हैं और लोग कुछ जगह वीडियो दिखाया जा रहा है कि देखिए कश्मीरी लोग इसके हत्याकांड के बहुत ही खिलाफ हैं और जो रोड पर है। अभी देखिए कश्मीर में 3 तरह की हत्याएं होती हैं। एक तो सेना पर आक्रमण होता है, दूसरा आक्रमण होता है जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनके रूट्स पर कभी आक्रमण होता है, कई बार हो चुका है। सेना पर आक्रमण पे और तीर्थयात्रियों के आक्रमण पे आपने कभी भी रोड पर आकर के आंसू बहाते देखा है कश्मीरियों को? नहीं देखा है, नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, इन्होंने बता दिया, विट्ठल जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो आ गए हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा और ये जी, और इस बार वो आकर के आंसू बहा रहे हैं। आप इस बात को समझिए क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी पर अटैक हो रहा है। जब तक अटैक आर्मी पे होगा, जब तक तीर्थयात्रियों पर दूर दराज के रूट्स पे होगा, तीर्थयात्रियों के रूट पे, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल खुश है। ये रोना इसलिए है कि इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। मैं तो विरोध का ये स्तर तक देखता हूं। मैं इसके फैक्चुअल चीजों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन विरोध इसको गुस्से के लिहाज से ही देख लीजिए या समझ लीजिए कि मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का यह कहना है कि आप जितना ये कश्मीर करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, आप आतंकियों की जेब भर रहे हैं। आप टूरिज्म के पैसे से उनका घर तो चला रहे हैं और उनको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो फंडिंग कहीं और से भी ले रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ये कश्मीर के हर व्यक्ति के लिए बात नहीं है, लेकिन अलगाववादी ताकतें आज भी वहां हैं, वो आज भी भड़काती हैं, भटकाती हैं, और ये हमने राजनीति के शीर्ष लोगों में भी देखा है। और जब तक ये छद्मता चलती रहेगी, तुष्टीकरण के चक्कर में, मैंने कहा था ना, वोटों के चक्कर में, ये तुष्टीकरण के चक्कर में जब तक इनको पालते पोसते रहोगे, कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। विट्ठल जी, अब थोड़ा सा मुझे ये कश्मीर वाला जो मसला है, इस पर जब भी हम बात करते हैं तो एक बात ये बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि हम लोगों की ये जो तादाद है ना, या अगर मान लीजिए कोई हमारे देश के साथ आना नहीं चाहता और उस विचार को लेकर आता है, तो वो लोग, मुझे याद है, चाहते तो बांग्लादेश जीता था, हिस्सा होता वो हमारा, लेकिन उसको अलग रहे, वो पाकिस्तान का हिस्सा हमने लिया नहीं, अलग देश बनने दिया उसको, क्योंकि वो आना और आफत की बात हो जाती बजाय इसके। आपको कोई कभी लगता है कोई स्थायी समाधान होगा आतंकवाद के खिलाफ, हमारी कोई अंतिम लड़ाई जैसी कोई लड़ाई होगी? अभी के उसमें परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम एकदम से आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन हमारे जो राजतंत्र का है थोड़ा कमज़ोर है इसको लेके। हम अभी भी उसको, मैंने जैसे बोला कि हम इंडिया पाकिस्तान की बाइनरीज में देखते हैं, हम उसको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से नहीं देखते। हम देखिए कश्मीर में जो हो रहा है, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइंस पे है, वो जब भी भारत पे, और आज का नहीं हो रहा, 700 साल की निरंतरता है इस चीज़ की होने के लिए। तो और भारत में भी 1000 साल से तो लगातार गज़वाए हिंद ही चल रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप में हमें बात करनी चाहिए, हमें इसमें बीच बचाव, मैं यही कहने वाला था। हम बहुत संकोच करते हैं, हाँ, बोलते हो, और ये हमारे संस्कार है। ये भारत में ये रहा है कि हम अगर कोई कट्टरपंथ या इस्लामिक कट्टरपंथ बोलने में 4 बार सोचना पड़ता है, बिल्कुल, कि अरे इससे कोई मुसलमान बुरा ना मान जाए, इससे कोई और बुरा ना मान जाए। नाम लिखने में भी हम देखते हैं एक धर्म विशेष के, हाँ, हमको ये बड़ी इसकी चिंता होती है। इसका सम्मान, ये जमीन है, ये ऐसी जमीन है, इसकी परवरिश ये है, और वो हिंदू की भी ऐसी होनी चाहिए और मुसलमान की भी ऐसी होनी चाहिए, और अगर ऐसी नहीं हो रही तो कुछ गड़बड़ है। देखिए, आपने जो बात की, क्योंकि हमारी सभ्यता है वसुदेव कुटुंबकम हमें सिखाया जाता है, हमें गज़वाए हिंद नहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में सिखाया जाता, हमें आखिरी काफिर को मार के उसको या तो कन्वर्ट करना नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए हमारी जो परंपरा है, हम उसको, अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, और हमारा इंटरनेस्टिकली डीएनए ही वैसा है। बट लेकिन एक चीज़ हमें समझना है कि जब आप जो युद्ध है वो, यार जैसे मैंने बोला, एक सिविलाइजेशनल वॉर है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये लड़ाई है, और ये हज़ारों साल की लड़ाई है। हमका जो आपका दुश्मन है वो 1000 साल के लिए आपसे लड़ने के लिए तैयार है, ऑपरेटर्स तैयार है 1000 साल के लिए। जब उन्होंने ऑपरेशन टुपैक ज़ियाउल हक ने बोला, तो उसने बोला विल कट इंडिया बाय 1000 कट्स, एंड उसकी वो पॉलिसी है। वो चाहे ज़ियाउल हक खुद मर गया, लेकिन उस पॉलिसी को आज भी आगे बढ़ाया गया। कश्मीर में शुरू हुआ, बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ। आप जहाँ देखिए भारत में 500 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा
कश्मीर लाइक सिचुएशंस हैं जहाँ जहाँ से लोगों को, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। मैं पिछले साल बैंगलोर गया था, बैंगलोर में मैंने देखा कि एक बीच सिटी की जगह थी जहाँ पे 99% हिंदू थे, वो हिंदू वहाँ पे 99% मुसलमान है और 1% हिंदू, वहाँ से 99% पलायन कर गए। तो इसका मूल कारण जब तक हम नहीं समझेंगे और मूल कारण समझ के जब तक हम लोग ये उसको मान्यता नहीं देंगे कि ये जिहाद है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान इज जेनोसाइडर और यहाँ पे हमारे पास कोई हिटलर नहीं है। ज्यूज को जैसे हिटलर ने मारा था वैसा हमें करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें कैंसर को समझना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। प्रावधान ऐसे लाने पड़ेंगे कानून के कि जहां हम इन चीज़ों को रोक सके। एक डेटरेंट आने की जरूरत है, हमें डेटरेंट ही नहीं है। आप देखिए कश्मीर में हम सब ने, मैं थोड़ा कश्मीर के बारे में 1 मिनट में आपको एक बात बताना चाहूँगा। कश्मीर में हम लोगों ने माना कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो जेनोसाइड है। देखिए, आप जब यासीन मलिक को आप बंद करते हैं तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, एनआईए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ये कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। निर्मला सीतारमन बोलती हैं हाँ जी जेनोसाइड हुआ। लेकिन आपके पास, मतलब आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जबकि सिग्नेटरी और रहा है जेनोसाइडल कन्वेंशन का, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। आज आपने यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को बंद किया क्योंकि आपके पास प्रावधान नहीं है, तो आपने उनको इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के लिए बंद किया है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं और यासीन मलिक जैसे आदमी ने जिसने एक्ट ऑफ वॉर किया, 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा और बीबीसी हॉट टॉक में माना कि मैंने मारा है, ओपनली माना, आप उसको इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के लिए बंद कर पा रहे हैं। आज भी आपने जो एनआईए जो उनकी जो केस लड़ रही है, सीआईडी, स्पेशल सीआईडी जो केस लड़ रहा है, वो केस लड़ रहा है रुबैया सैयद किडनैपिंग के लिए, मारने के लिए नहीं लड़ रहा। और आपके पास कानून ही नहीं है, आप क्या करेंगे? आप कल्पेबल होमिसाइड, एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, उसके चक्कर में उनको ज्यादा से ज्यादा फांसी दे सकते हैं। ये जेनोसाइडल क्राइम है, आपको मानना पड़ेगा कि ये जेनोसाइड है, आपको उसको मान्यता देनी पड़ेगी कि ये जेनोसाइड हुआ है। जब आप उसको बोलेंगे जेनोसाइड हुआ है, फिर ऐसे कानून आपके पास करेंगे आप, तो वो डेटरेंट बनेगा। आप यूएस में नहीं बोल सकते नाजी सपोर्ट नहीं कर सकते, आप यूरोप में जाके हिटलर की शाबाशी नहीं कर सकते, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वैसे ही आप एंटी इंडिया, एंटी बातें करने के लिए उसके लिए प्रावधान आने पड़ेंगे। देखिए, नेशनलिज्म, कोर नेशनलिज्म जब तक इस देश में नहीं आएगा, जब तक आप मूल रूप से भारत की संस्कृति को नहीं मानेंगे। ये तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूं कि वक्फ का एक सुधार करने के लिए आए, उस पर ही जो है एक अलग ही दुनिया चल रही है। अब इसका लेना देना किससे और किस तरीके से उसमें हिंसा की आग झोंकी गई, हमारी राजनीति भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। तुष्टीकरण की राजनीति कर करके हमने चीजों को पनपाया, उसका दोनों तरफ से ऐसी जहनियत वाले लोग भी फायदा उठा रहे हैं और राजनेता भी फायदा उठाते हैं और बड़ा चलता रहा है। ये देश की समस्या बड़ी गहरी है, इसको राजनीतिज्ञों को भी समझना होगा। और विंग कमांडर साहब, एक बात जो बड़ी देर से हम करना चाह रहे थे, क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में है, हमने देखा है पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में कोई आतंकी छिपा हो, अगर अमेरिका के खिलाफ किया होता ना तो एबटाबाद में घुस के मारते, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो। हम देखते थे काफिले में चिन्हित करके ये इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी उड़ने के विजुअल जो है वो अमेरिका की तरफ से जारी किया जाए और ठोक के कि हमने इसको मार दिया। हमको कोई समस्या होती है क्या इसमें? देखिए, जैसा कि विट्ठल जी ने बोला है ना, हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। हमको पूरा अपना व्यू पॉइंट बदलना पड़ेगा। आज भी आपके देश में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे आके कोई नेता कहता है कि उसके लिए धर्म पहले है और राष्ट्र बाद में है। आज भी टीवी पर एक बड़े पार्टी का नेता बोलता है, हाफिज सईद जी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? किस मानसिकता में, कहां हम जी रहे हैं? किस गलतफहमी में हम जी रहे हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं ऐसे? तो हमको बड़ा क्लैरिटी के साथ अपना पूरा परिप्रेक्ष्य बदलना पड़ेगा। और जब हम कड़े निर्णय लेंगे, जैसा कि विट्ठल जी ने बोला, तब धीरे धीरे इस मानसिकता वाले लोगों को हम दबा पाएंगे। नहीं तो कड़े निर्णय नहीं लेंगे और हम इसी बात से डरते रहें, अरे हम ऐसा ओपनली कैसे बोल दें, हम कैसे कह दें कि ये जिहादी है। हमें स्वीकारना पड़ेगा कि तुम जिहादी हो और कहना पड़ेगा और उसको जबरदस्ती उसको अंदर डालना पड़ेगा। चाहे जितना भी इसका विरोध हो, शुरू में विरोध होगा, लेकिन हमको पूरे नेशनल जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। आखिर यूपी में कैसे हो गया आप बताइए? उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया? एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कॉम्युनल हेट्रेड किसी राज्य में रहा है क्या? करके दिखाया, एक बंदे ने करके दिखाया। तो वो चीज करना पड़ेगा, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और इस बात की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे और ये क्या कहेगा और वो नेता क्या कहेगा। नहीं, कुछ एक होते हैं उनको चिन्हित कर लो,
कुछ एक होते हैं उनको चिन्हित कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, जो अपने फायदे के लिए सब कर रहे हैं। दूसरा, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बढ़िया मानता हूं, इस चक्कर में मानता हूं कि वो कम से कम ठोक कर मुसलमानों की सियासत करते हैं, पार्टी का नाम रखते हैं, मुसलमानों के नेता हैं। लेकिन हम उन छदमी पार्टियों को भी देखते हैं जो कभी जात के नाम पर, कभी पात के नाम पर करते हैं, और फिर वो मुस्लिम वाली और हिंदू वाली राजनीति भी करते दिखाई देते हैं। वो बड़े छदमी हैं और बड़े खतरनाक है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए शक्ति संपन्नता का एक अलग खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन देश का कितना नुकसान करते हैं ये वो आतंकी घटनाएं बताती हैं जो आए दिन होती है। हालांकि पहलगाम बिल्कुल अलग मामला है, पर जब आतंक पर आखिरी चोट करनी है तो हर तरीके से, चाहे वो घर के भीतर का आतंक हो, बाहर का आतंक हो, एक प्रहार करना पड़ेगा। और सबसे पहले बारी है पाकिस्तान की। यूं भी टुकड़े टुकड़े हैं, एक हल्की सी चोट होगी तो बिखर जाएगा। दरारें बहुत हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, पीओके है, सिंध है, सब कुछ अलग थलग पड़ा हुआ है। महंगाई की मार है, पॉलिटिक्स और सेना के बीच में खींचतान है। इस सब के बीच में पाकिस्तान की ये कायराना हरकत, असीम मुनीर की ये कायराना हरकत पूरे पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। विंग कमांडर साहब आपका धन्यवाद, विठल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार ये कवरेज भारत एक्सप्रेस पर जारी है।